आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी में है, जो 6 महीने से शुरू होकर जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं वो होती है। वो है हमारे दांत। और दांत बचपन से लेके बुढ़ापे तक ये इंटरेस्टिंग ही रहते हैं। बचपन में बच्चे के बारे में पूछा जाता है, दांत कब आएंगे, दांत आए कि नहीं आए। बड़ा हुआ, दांत टेढ़े हो गए, खराब हो गए, सुंदर नहीं दिखे, ध्यान रहता है। और बूढ़े हुए तो ये हुआ, दांत चले गए, दांत खराब हो गए, अब है ही नहीं, दर्द हो गया। तो दांत इतने इम्पोर्टेंट है जो हमारी लाइफ के साथ शुरू से लेके जब हम पैदा होते हैं तब से लेके जब हम इस दुनिया से जाते हैं तब तक अपनी वैल्यू बना के रखते हैं। इसके बारे में बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे दिमाग में। इसको दूर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके साथ हमारे साथ आज हमारे चैनल पे आज हैं डॉक्टर शिबू हैं। और ये डेंटल स्पेशलिस्ट हैं, इन्होंने काफ़ी डिग्रियां हासिल की हुई हैं। और आज हम इनसे अपनी बात करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम हमारे को होती हैं और हम सब जूझते हैं सारा दिन और उनसे बचने की कोशिश भी करते हैं। और बचते हैं या नहीं बचते हैं वो अलग बात है। आज इनसे हम इनकी राय लेने वाले हैं। तो आपका स्वागत है डॉक्टर शिबू। थैंक यू सर। और आपको बताना होगा सबसे पहले ओरल हाइजीन के बारे में कि ओरल हाइजीन जो कॉमनली बोली जाती है कि इसकी ओरल हाइजीन खराब है, उसकी अच्छी है। तो आपके पास क्या क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया बोलते हैं कि फलाने की ओरल हाइजीन खराब है, उसकी ओरल हाइजीन अच्छी है? ओरल हाइजीन के लिए अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो मोस्टली लोग पूछते हैं मुझसे कि हम तो 2 टाइम ब्रश करते हैं लेकिन फिर भी हमारे दांत में कैविटीज़ क्यों लगती है। ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। ओरल हाइजीन का मतलब मोस्टली लोगों को लगता है कि 2 टाइम ब्रश किया और हो गया। आई थिंक है ना, 2 टाइम भी नहीं, वो सोचते हैं कि 1 टाइम ही हो गया। ठीक है, तो उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। स्पेशली एक तो मैं पेशेंट को ये बोलती हूँ कि ब्रश करना ही ज़रूरी नहीं है, टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। 80% लोग ढंग से ब्रश नहीं करते हैं। ओरल हाइजीन वहीं पे ही वो हो जाता है, क्योंकि आपकी ब्रशिंग ठीक से नहीं है। ठीक है, बस बच्चे, माँ बाप भी बोलते हैं बस बाहर खड़ी है, बच्चों ने ऐसे ऐसे किया, 2 बार हो गया। और इवन 6 to 7 years तक सुपरवाइज्ड ब्रशिंग चाहिए बच्चे के सामने। और मोस्टली माएँ बोलती है मैम हमारे पास टाइम नहीं था, या 2-3 बच्चे हैं, मैं खाना बना रही हूँ, तो बच्चे खुद ही ब्रश करते हैं। ठीक है, तो मेरा 4 साल का बच्चा है, तो मेरे हस्बैंड की ड्यूटी रात को वो ही ब्रश कराते हैं। ठीक है, तो टेक्निक बहुत ज़रूरी है, बड़ों के लिए भी बच्चों के लिए भी, ओरल हाइजीन के लिए। और हमें दिन में एक बार फ्लॉस करना चाहिए, जिससे भी करें। और माउथ रिंस भी ज़रूरी है। फ्लॉस तो वही हुआ ना, दांतों के बीच में कोई फूड पार्टिकल फंस जाता है, जी उसको निकालना, उसको जी, फ्लॉस बोलते हाँ हैं। जी जी। तो क्या तरीके से आप कराते हैं? ब्रशिंग बताऊँ मैं? फ्लॉस, फ्लॉस, ब्रशिंग फ्लॉस तो के लिए सर हमारे पास फ्लॉस ऐसा आता है। ठीक है, एक आजकल होल्डर वाला भी आ गया है। ये आपने एक फिंगर में और ये दूसरे फिंगर में। ठीक है, जहाँ पे भी आपका खाना फंसा है, ठीक है, हम इस तरीके से इसको निकालते हैं। ठीक है, और हमें देखना होता है कि गम्स को हमने इरिटेट नहीं करना है। ठीक है, फ्लॉसिंग का मतलब है आपने खाने ये साइड से, और ये क्योंकि मॉडल इस पर टाइट है, ठीक है, आपके दांत में जाएगा, गम्स है। ठीक है, इसके अलावा फ्लॉसिंग। भी फ्लॉसिंग का और तरीका भी है कोई? फ्लॉसिंग के लिए होल्डर्स आते हैं, फ्लॉस होल्डर्स आते हैं। क्या वो? ठीक है, वो आपके स्टिक पे लगा होता है, बस उसको आपने अप डाउन करना होता है। ठीक है, दांत की साइड से तो उसको आपके घुमा पास के। कोई ब्रश व्रश भी शायद यूज करते हाँ हैं? जी, इंटरडेंटल ब्रश है। खाना जब फंसता है तो उसके लिए हमें इंटरडेंटल ब्रश यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे अगर किसी का खाना फंस रहा है तो वो इसको ऐसे करके निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें भी सर 3 तरह के आते हैं। बिल्कुल टाइट कॉन्टैक्ट्स के लिए, नॉर्मल और वाइड गैप के लिए अलग अलग कलर कोडिंग भी होती है। तो आपको पूरा पैक कहीं भी केमिस्ट से मिल जाता है, जो मोस्टली पेशेंट्स को नहीं पता होता। इट्स वेरी सॉफ्ट, अगर आप छू के देखेंगे तो ये हार्ड नहीं है। तो जो होटल या ढाबे में देते हैं वो टूथपिक वुडन नहीं, टूथपिक, वो तो बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। सॉफ्ट वो भी उससे हमारी बोन लॉस होता है, हमारी जो हड्डी है वो अंदर जाती है। टूथपिक बिल्कुल यूज़ नहीं करनी होती है। मैं तो जितने भी पेशेंट आते हैं वो टूथपिक तो आप घर से हटा दो। और सबसे पहले पूछो टूथपिक तो नहीं यूज़ करते। ठीक है, क्योंकि टूथपिक से आपका हड्डी गलती है, बोन लॉस होता है और यहाँ पे गैप आता है। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आया, एक पेशेंट ने यहाँ पे वो तिल्ली मार रहा था माचिस की, और उसने अंदर चली गई। और हम ढूंढते रहे, हमें मिली नहीं, इतना इन्फेक्शन हो गया, उसके बाद रूट कनाल करना पड़ा। फिर वो तिल्ली बाहर निकल के ऊपर यहाँ मसूड़े से आई। वो कह रहा कि मैं खाना निकाल रहा था तिल्ली से, माचिस की तिल्ली उसने ऐसे तोड़ के डाली और वो फंस गई।
फ्लॉसिंग का एक तरीका मैंने खुद डेवलप किया हुआ है। जो मेडिसिन का रैपर होता है जिसके अंदर से मेडिसिन निकालते हैं, उसको सीजर से काट के छोटा सा पीस चकोर का, और उसको ऐसे ऐसे करके निकालता हूँ। मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगता है, और ये वाला काफ़ी कम्बरसम लगता है, ये थ्रेड वाला शायद मुझे लगता है, तो मुझे वो वाला कन्वीनियंट लगता है। दूसरा, मैं कहीं भी हूँ अपनी पॉकेट में रखा है, निकाला, खाना खाया और यूज़ कर साफ लिया। लगता आप है। इसको भी ट्राई करिएगा, इसमें एक बिल्कुल नैरो हाँ, गैप ये के भी भी आता है, डेफिनेटली, ठीक है, एंड हाँ इट्स मैं वेरी करूँगा। सॉफ्ट, ठीक है। तो ये ईजियर लगता है। फ्लॉसिंग अगर पीछे दांत में नहीं जा रहा तो ये कर सकते हैं, इंटरडेंटल ब्रश बोलते हैं। तो कैविटी के लिए सिर्फ रॉन्ग ब्रशिंग भी है कैविटी बनने का, कुछ और भी? बहुत सारे रीजंस हैं कैविटी बनने के लिए। पहले तो आपने जैसे बोला इम्प्रॉपर ब्रशिंग या फ्लॉसिंग, जी। ठीक है। जेनेटिक्स भी एक है, अगर आपके पेरेंट्स को है कैविटीज तो बच्चे भी प्रोन होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है डाइट। जैसे आप भी डाइट के बारे में बहुत सारी वीडियोस डालते हैं, मैंने देखा है। तो सर मोस्टली लोगों को लगता है कि डाइट का मतलब सिर्फ चॉकलेट टॉफ़ी है कैविटी। आप एक्चुअली, मैं उनको ये बोलती हूँ कि अगर आप 4 बजे बिस्किट खा रहे हो, 5 बजे नमकीन खा रहे हो, 6 बजे जूस पी रहे हो, 7 बजे रोटी खा रहे हो, रोटी आधी खा ली बच्चे ने, फिर आधी रोटी खा रहा है, तो आपके मुंह में बार बार एसिड बन रहा है। दैट इज द मेन कॉज ऑफ कैविटीज, ठीक है। आप जितनी बार खाना खाते हो, आपके मुंह में, जैसे खाना क्या, आप मुंह में कुछ भी डालते हो तो आपके मुंह में एक एसिड प्रोड्यूस होता है, जो बैक्टीरिया और हमारे दांत के स्ट्रक्चर को मिलके कैविटी बनाता है। तो डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जैसे जो हमारे सेल्फ क्लींजिंग फूड्स होते हैं, अगर आपने देखा हो, ये जो खीरा है, ठीक है, और एप्पल हो गया, ठीक है, अगर आप ये खाने के बाद खाते हो तो आपका दांत खुद ही क्लीन होते हैं। ये तो खाते ही नहीं ना जी, ये हाँ। चीजें तो आजकल लोग खाने पसंद नहीं करते। पहले वक्त में गन्ना चूसते थे, आजकल गन्ने का जूस पीते हैं, तो क्लीन हो ही नहीं सकता ना। गन्ना चूसने के बाद मुझे लगता नहीं किसी के दांत साफ ना हो। स्ट्रांग भी होते हैं, बोन भी अच्छी होती है, लेकिन अब ये सॉफ्ट फूड खाने का भी कुछ है कि जिस तरह हर चीज सॉफ्ट हो। एग्जैक्टली। Is it good or मैं bad? सबको ये बोलती हूँ, सब बोलते हैं मैम अक्ल दाढ़ अगर आ रही है क्यों फंस गई, तो मैं बोलती हूँ पहले के ज़माने में उनकी डाइट बहुत हार्ड थी, तो 32 दांतों के लिए जॉ साइज था। आजकल डाइट हो गई सॉफ्ट, हम लोग इतना हार्ड चीज़ें नहीं खाते, दांत तो 32 है, वो फंस जाते हैं। तो इसीलिए विजडम टूथ की प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगी हैं। बहुत हमारे पास रेगुलरली 1 या 2 पेशेंट्स आते हैं जो अकल दाढ़ लेके आते में दर्द लेके आते, तो वही पूछते हैं कि क्यों अब इतनी प्रॉब्लम्स क्यों होने लगी हैं, क्योंकि जॉ साइज मतलब बाय जनरेशन इट इज़ गोइंग स्मॉल। तो हम कैविटीज़ की बात कर रहे थे, तो सर डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे को आप या खुद भी आप चॉकलेट टॉफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं, चिपचिपी चीज़ें ले रहे हैं, तो आपके मुंह में वो जाके चिपकती हैं। और सेकेंडली फ्रीक्वेंसी ऑफ इनटेक, हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ इनटेक भी कम करना है। 2 बजे खा लिया, 6 बजे खाया और 8 बजे खाया। धीरे धीरे फ्रीक्वेंट स्नैकिंग नहीं करनी। जो लोग नाइट ड्यूटीज़ पे रहते हैं वो धीरे धीरे रात को भी खाते रहते हैं। चिप्स खा लिया, अब लोग सोचते हैं कि सिर्फ चॉकलेट टॉफ़ी से ही अगर कैविटीज़ होती है, तो ऐसा नहीं है। इवन चिप्स, आपका कोई भी स्टार्ची फूड है, उससे भी कैविटीज़ लगती हैं मुंह में, ठीक है। तो ये भी रीज़न है कैविटीज़ होने का। कोई फ्रूट तो नहीं? फ्रूट्स तो बहुत अच्छी चीज़ है ना। अच्छी चीज, वो तो नहीं कैविटी? नहीं, ये तो बल्कि आपका सेल्फ क्लींजिंग है। हम लोग एक्चुअली अपना खाना डेजर्ट से फिनिश करते हैं, तो हमें आइडियली सेल्फ क्लींजिंग फूड्स पे जाना चाहिए, जैसे स्ट्रॉबेरी एंड ये एप्पल्स, क्यूकम्बर। इसको लास्ट में खाना चाहिए? लास्ट में खाना चाहिए। उल्टा करते हैं, उल्टा। पहले सैलेड खाते हैं, बाद में खाना खाते हैं, बिल्कुल फिर सो जाते हैं। बिल्कुल तो उल्टा करना चाहिए, पहले खाना खा लें, लास्ट में सैलेड खाएं। बिल्कुल। तो डाइट इज़ द मेन फैक्टर कि आपके मुंह में कैविटीज़ लग रही हैं, ठीक है। और लोग डेंटिस्ट के पास नहीं जाते इंडिया में, ये भी तो कैविटीज़ का रीज़न है। अगर आप पहले ही चले जाओगे, क्लीनिंग्स करा लोगे, खाना जो फंसा है वो निकलवा लोगे, तो फिर आपका खाना नहीं फंसेगा और कैविटीज़ नहीं लगेंगी, ठीक है। तो जो थोड़ी सी कैविटीज़ अगर शुरू भी हो रही है तो आपको पता लग जाएगा। कितना फ्रीक्वेंटली एडवाइस करते हो आप कि डेंटिस्ट के पास जाए कोई? मैं नॉर्मल हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या मुझे डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए? बिल्कुल सर, एवरी 6 मंथ्स तो आपको जाना चाहिए, आइडियली बोलते हैं, ठीक है। ADA अमेरिकन डेंटल ऑफ एसोसिएशन बोलती है कि एवरी वंस अ ईयर आपको जाना चाहिए एटलीस्ट, एंड ट्वाइस फॉर क्लीनिंग्स। बाहर की कंट्रीज़ में एवरी 6 मंथ्स वो लोग क्लीनिंग कराते हैं। हमारे पास पेशेंट तब आता है जब उसको पेन हो जाए और पेन किलर खानी बंद
पेन किलर काम करनी बंद काम कर करना जाए। बंद कर देता है। वो केमिस्ट से ले लेके पेन किलर खाते हैं और जब बिल्कुल हो जाता है तो हमारे पास आते हैं। अगर आप डेंटिस्ट के पास टाइम से जाएंगे तो क्लीनिंग्स होंगी, वो आपको चेक करेंगे, कोई लीजन्स, कोई आपकी बीमारी, इवन आपको तो आप भी मेरे से ज़्यादा बेटर बता पाएंगे कि कई बीमारियां मुंह में पहले देखी जाती है True. ना, साइंस। तो वो डेंटिस्ट को पता लग जाएगा और आप और भी चीज़ों आपको पता लग सकती हैं। ठीक है, डायबिटीज़ वगैरह में स्वोलन गम्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें अगर आप रेगुलर जाएंगे तभी पता पता पड़ लग पाएंगी। सकता है। बैड ब्रेथ बड़ी कॉमन है और एम्बेरसिंग भी होती है, कभी कभी हमारी भी हो जाती है। इसके लिए जो मैंने समझा है कि अपनी फैमिली में अपने आसपास कोई बंदा ऐसा जरूर हो जो आपको टोक दे कि आज तेरी बैड ब्रेथ है, टेक केयर। अमूमन घर के लोग शर्माते हैं, बताते नहीं एक दूसरे को। तो मुझे लगता है कि हर बंदे को कोई ना कोई एक बंदा हो जो उसको बता दे कि भाई तेरी आज बैड ब्रेथ है, यू टेक केयर। आप इसके लिए क्या एडवाइस करते हैं, बैड ब्रेथ हो ही ना? बिल्कुल सर, मैंने ना एक पोस्ट डाली थी, मुझे याद आया अब आपने बोला तो, उसमें मैंने लिखा था 2 सीक्रेट्स। ठीक है, हाँ, तो फर्स्ट इज इंक्रीज द इनटेक ऑफ वाटर बाय 60%। अगर आप अपना पानी का इंटेक बढ़ाएंगे तो आपके मुंह में जितना भी खाना फंसा है वो भी निकलेगा, सारा टॉक्सिन्स निकलेगा एंड आपकी बैड ब्रेथ कम होगी। इट हैज़ बीन सीन, इट हैज़ बीन प्रूवन इन स्टडीज। सेकेंड इज क्लीनिंग द टंग। ठीक है, टंग को कोई क्लीन नहीं करता है। Really? बहुत सारे लोग नहीं करते सर। अभी आप जो पूछ रहे थे ओरल हाइजीन, उसमें भी सिर्फ ब्रश ही करते हैं लोग। पर टंग क्लीनर तो शुरू से साथ आता ही था, अब तो टूथब्रश के साथ भी चिपका आता था पहले। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने जहाँ तक देखा है पेशेंट्स दे जस्ट ब्रश। ठीक है, तो क्लीनिंग द टंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैड ब्रेथ। ये 2 चीज़ें हैं, प्लस आपकी ओरल हाइजीन है, और अगर कोई अंडरलाइंग आपकी बीमारी है तो उस वजह से भी हो सकता है। किसी का गला खराब है सर तो भी बैड ब्रेथ हो सकती है। इवन चेस्ट इन्फेक्शन, मान लीजिए आपके चेस्ट में इन्फेक्शन है, वो भी स्मेल देगा डेफिनेटली। बैड गट है, अगर प्रॉब्लम है, गट भी देगा ऑब्वियसली। ये पास पास इतना सारी चीज़ें और ये सब तो देगा। हाँ, दांत भी होंगे, टंग भी हो सकती है। बाकी माउथ रिंसेस आते हैं बैड ब्रेथ के लिए। ठीक है, यस, अगर आप रेगुलर माउथ रिंसेस करते हैं तो भी उससे बैड ब्रेथ होता है। मैं बताना चाहूँगी क्योंकि मैंने ना किसी पेशेंट को उस दिन माउथ वॉश दिया तो उसने कहा कि मैम मुझे ना टेस्ट बड़ा गंदा लगा, मुझे उल्टी सी जैसा लग रहा था। मैंने कहा क्यों? उसने क्या किया, उसने ग्लास भर लिया। आई डोंट नो उसने क्या किया, पूरा इसमें उल्टा कर लिया और पानी भर के वो पूरा ग्लास से माउथ वॉश कर रहा है। तो मैंने बोला नहीं नहीं सर, आप गलत कर रहे हो। मतलब मैंने सोचा नहीं कि मुझे ये भी बताने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके साथ ही ये आता है, इसमें हम लोग 10 ml तक 5 ml माउथ वॉश और 5 ml वाटर भी मिक्स कर सकते हैं और मुंह में 1 मिनट रखना होता है और उसके बाद आपको स्पिट करना होता है। क्या ये बहुत एसेंशियल है ये माउथ वॉश? सर इट इज़ नॉट एसेंशियल। ठीक है, इट इज़ अ एडजंक्ट, आपके ओरल हाइजीन को इम्प्रूव करता है। हो सकता है, पर मैं इसको यूज नहीं करता हूँ। बिल्कुल, मैंने आज तक नहीं यूज किया कि मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत। अच्छा, मैं मतलब एक्चुअली मैं कई बार होता है, मैं पेशेंट को बोलती हूँ अगर आपको रात को ब्रश करने का मन नहीं है, आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हो, सर्दियाँ हैं, कई बार बच्चे भी मतलब होता है, हाँ, मदर्स भी दे आर टायर्ड, तो दे व्हाट आई रिकमेंड इज कि आप माउथ वॉश कर लो। मतलब मैं ऐसा यही नहीं बोल रही कि आप ब्रशिंग करना छोड़ दो, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाली बात है, तो यू कैन डू अ माउथ वॉश। इसके 10 ml में 5 ml माउथ वॉश एंड 5 ml वाटर मिला के मुंह में 1 मिनट रखना होता है और उसके बाद आपको स्पिट करना होता है। तो उससे क्या होगा, बैड ब्रेथ के लिए बहुत अच्छा है माउथ वॉश। ठीक है, और कोई भी आपके फूड पार्टिकल्स टक के आपने खाना खाया है तो वो निकल जाता है। डाइट की बात हो रही थी कि हमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए जिससे ओरल हाइजीन बेटर हो। आप बतला रही थी कि कौन सी सब्जियां खानी चाहिए, क्या लेना चाहिए, किस वक्त लेना चाहिए। सर देखिए, सारी बात ना पीएच के है। जब भी हम मुंह में कुछ भी डालते हैं हमारे मुंह का पीएच कम हो जाता है। ठीक है, हमारे मुंह का पीएच हमने एसिडिक नहीं रखना, जितना कोशिश करनी है हमने उसको वापस लेके आना है। चाहे आप पानी पी लो जो आपका बहुत कॉमन सी चीज़ है, या फिर आप शुगर फ्री च्युइंग गम्स आती हैं, वो क्या करता है आपके मुंह के पीएच को लेवल में लेके आता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका जैसे ही आपने कुछ खाया और आपने अगर कुल्ला भी कर लिया या पानी पी लिया या आपने शुगर फ्री गम ले लिया तो आपके मुंह का पीएच नॉर्मल आएगा, बैक्टीरिया कम आएंगे और कैविटीज़ कम लगेंगी। इसीलिए मना करते हैं कि ये ट्रांस फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स,
स्टिकी चीज़ें, ये सब नहीं खानी चाहिए। और कुछ भी पैक्ड फूड्स आएंगे वो भी नहीं, उससे भी कैविटीज़ लगती है। सेकेंडली एसिडिक ड्रिंक्स, कोलाज, ठीक है, उससे इरोजन भी होती है। इरोजन मतलब अगर आपने देखा होगा किसी के दांतों में कई बार यहाँ पे ऐसे ऐसे कैविटीज़ बन जाती, गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है, तो वो इरोड हो जाता है। एक तो कई बार हार्ड ब्रशिंग से भी होता है और कई बार इरोजन्स भी होती हैं। तो ये सब भी फैक्टर्स हैं जो मेरे किसी नोन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ओके। उसने किसी डेंटिस्ट से जो एक्सट्रैक्टेड टूथ थे वो लेके आया और उसने पेप्सी की बोतल में डाल दिया ओके। एंड 48 आवर्स में इट वाज ऑलमोस्ट इरोडेड, बाहर वाला उसका खत्म हो गया। तो ये प्रूव करता है कि आप जो कह रही हैं बिल्कुल सच है, ये होता ही है। और कोल्ड ड्रिंक्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। तो इसमें मुझे लगता है बियर एंड अल्कोहल ये सब बिल्कुल सब सेम चीज़ में जाते हैं। आप जो कह रहे हैं, कल मैं एक वीडियो देख रही थी, उर्फी जावेद ने अपने टीथ पे हार्पिक लगाया और उसने बोला कि मुझे लगा कि ये टॉयलेट क्लीनर है तो मेरे दांत भी साफ़ हो जाएंगे। कहती ओ माय गॉड, मुझे कितनी सेंसिटिविटी हो गई। उसने हार्पिक डाला है अपने उस पर। और उसके फिर मैंने स्टडी करी, मेरे को है कि मैं जाके स्टडी करूँ। मैंने स्टडी देखी कि इसने केस रिपोर्ट डाली है कॉलेज में। उसके पास पेशेंट आया, उसने हार्पिक लगाया था, उसके टीथ पूरे ब्राउन हो गए, उस पर कॉन्कैविटीज़ हो गई, गड्ढे हो गए, होने चाहिए। और उसने एक ही बार यूज़ किया था, और ये ठीक है। ये तो और उसने ये भी बोला है कि मैंने डिटॉल यूज़ किया अपने फेस के ऊपर। तो इट इज़ अ वेरी वायरल कंटेंट अभी, अगर आप देखो तो प्लीज़ ये सब मत करिए, क्योंकि ये सब करने से कुछ मतलब लोग होम रेमेडीज़ ढूंढते हैं। आप पता नहीं क्यों होम रेमेडीज़ ढूंढते हैं। डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो आपके टीथ वैसे ही वाइट कर देंगे और और क्लीन अभी कर देंगे। होम रेमेडी से ये कौन सा बाहर से कुछ दे रहे हैं? आप भी तो टूथपेस्ट, ब्रश और ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं, बिल्कुल सिंपल बिल्कुल है। बिल्कुल। ब्रश ये हमारी माँ भी इस्तेमाल करती थी, मैं भी करता हूँ, अब आगे बच्चे भी करेंगे। जी नई जी, चीज़ अब तो है सर नहीं। इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस आ गए हैं, है ना, ओके। तो वो भी बहुत इजी हैं, ठीक है। ये इसमें होता है, अब ब्रश यहाँ पे मोड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। इसको बस आपको ना यहाँ पे रखना होता है। बट हाउ यू चेंज इट आगे से इसको? ये तो आपको अब मेरा जैसे हेड चेंज करने वाला हो रहा है, ओके। तो ये हेड आपको चेंज करना होता है, हेड चेंज हो जाता है। अच्छा, हाँ। तो हाउ फ्रीक्वेंटली इट इज टू बी चेंज? बोलते तो सर एवरी 6 मंथ्स 3 to 4 मंथ्स है, बट डिपेंड्स कि आप किस उससे कर रहे हैं। ये एक डेंटिस्ट ने ही बनाया, मतलब इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड, डॉक्टर नम्रता ने, और उन्होंने इसमें मोड्स भी दिए हैं और ट्रैवल के लिए भी है। इट्स वेरी गुड। तो अब उन्होंने बच्चों के लिए भी लॉन्च किया है। तो व्हाट अबाउट ये वाले ब्रश जो सर स्टडीज़ के अनुसार इलेक्ट्रिक और मैनुअल दोनों की एफिकेसीज ऑलमोस्ट सेम। एवरी 6 मंथ? हाँ, यू डू नॉट नीड दिस इफ़ यू आर ब्रशिंग दैट प्रॉपरली। ये उन लोगों के लिए है जिनके हाथ में या डेक्सटेरिटी कम होती है, या जो लोग यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट एसेंशियल। अगर आप ये और ये की एफिशिएंसी कंपेयर करते हैं, स्टडीज़ के देखेंगे, रिसर्च सारी हो रखी है, उन्होंने कंपेयर किया कि उसके प्लैक स्कोर्स लिए टाटर कितना जमता है, सेम। ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी वो बेटर है, बट हाँ अगर आपको लगता है कि यूज़ करना चाहिए तो यू कैन गो फॉर इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस ऑल्सो। अगर हम ब्रश करते हैं, जैसे 2 बार आपने बोला कॉमनली लोग करते हैं, मुझे जी, लगता है, हो जी। सकता है कोई कम भी करता हो, उसके बाद भी वो जो जमा हो जाता है टाटर जिसको बोलते हैं, वो क्यों जमा हो जाता है फिर? सर हो सकता है आप प्रॉपर टेक्निक से नहीं कर रहे हैं। बाकी मैं सबको बोलती हूँ कि अगर आपने गाड़ी ली है तो उसकी मेंटेनेंस ज़रूरी है ना। तो यूएस में हर 6 मंथ्स में लोग क्लीनिंग के लिए जाते हैं, तो व्हाई नॉट, यस, गाड़ी है ना। की सर्विस करानी है तो तो डेंटल सर्विस करानी है। बिल्कुल बिल्कुल टाटर, अब एक तो मेन रीज़न है टाटर कहाँ जमा होता है, यहाँ पे नीचे, नीचे होता क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ ब्रश नहीं करते, वो लोग यहाँ पे ब्रश कर लेंगे, मोस्टली लोग ये एरिया भूल जाते हैं। तो टाटर आप देखेंगे 90% केसेस में टाटर यहीं पे होता है, पीछे पीछे मुझे निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, मोस्टली यहीं पे ही इतनी देर लग जाती है और यहीं पे होता है। फिर लोग बोलते हैं ओहो गैप आ गया, वो गैप नहीं आया, वो तो आपके दांत में गंद जमा था जो हमने निकाल दिया। ये अभी भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि क्लीनिंग के बाद गैप आ जाता है। अगर हमें लगता है ना कि पेशेंट में बहुत ज़्यादा टाटर और दांत हिलेंगे, तो हम पहले ही बता देते हैं कि देखो हम क्लीनिंग तो कर रहे हैं बट हो सकता है कि दांत हिले। तो ये गम अगर रिसीड कर जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, वो तो दिखने लगते हैं, तो ये ठीक हो सकते हैं? डिपेंड होता है कितना रिसीड करा है, ठीक है। उसके लिए भी हम एक बड़ा एक्सरे कराते हैं, उसमें देखते हैं कि हड्डी किस लेवल तक गई है। अगर हड्डी कम लेवल तक गई है तो हमारे पास
ऑप्शंस होते हैं। क्यूरेटाज हो सकता है, फ्लैप सर्जरी हो सकता है। हम उसको मसूड़े को सिंपल सी भाषा में मसूड़े को खोल के उसकी सफाई करते हैं और उसको टांग का ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन सर अब जितने भी लोगों को बताते हैं लोग, आधे लोग तो डर जाते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँगी मसूड़ा खोल के साफ करेंगे, बोले नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं, हमें ना दवाई दे दो आप, ठीक है। तो लेकिन दवाई से ये ठीक नहीं होता। कोई डेंटल में सेल्फ हीलिंग कुछ होती है? इनामल कैन नॉट सेल्फ, नो। मैं यही बोलती हूँ सबको कि अगर दांत का दर्द खुद से ठीक हो जाता तो हमारे पास कौन आता। इंडिया में इतने क्लिनिक्स खुल गए हैं, इसीलिए खुले हैं क्योंकि दांत का दर्द खुद से नहीं जाता, आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। इट इज़ ओनली टेम्पररी कि आप मेडिसिन लेके ठीक हो सकते हो, लेकिन आपको जाना ही पड़ेगा। नहीं, अब तो कुछ सालों से, पिछले 15-20 सालों से, 20 सालों से डेंटिस्ट काफ़ी अवेलेबल हो गए। नहीं तो क्वैक्स थे सारे के सारे, और वो कुछ भी करते थे। और उस वक्त का बेसिक ट्रीटमेंट होता था कि जो दांत खराब है निकाल दो। तो अब कोई ट्रीटमेंट में कोई फर्क है? बिल्कुल, दांत बचाने, मैं तो बचाने में ही बिलीव करती हूँ। अभी जितने भी हम लोग आते हैं, इवन 85 ईयर ओल्ड एक अभी पेशेंट आए थे और उनका हमने दांत बचाया है। बोले मैं कैप नहीं लगवाऊंगा, टिकती नहीं है। मैंने बोला नहीं सर, टिकेगी, क्यों नहीं टिकेगी, अगर हम ढंग से करेंगे तो टिकेगी, मैं तो दांत नहीं निकालूंगी। और उस वक्त ये भी होता है कि बहुत सारी मेडिकल इश्यूज भी होते हैं लोगों को, अगर वो ब्लड थिनर्स पे हैं या कुछ है तो हम एक्सट्रैक्शन अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो अपना दांत तो अपना ही है, व्हाई नॉट सेव इट, अगर वो बच सकता है तो। जो आप कह रहे हैं, एक मैंने पेशेंट को 4 years बैक एडवाइस किया था कि आपकी गम सर्जरी होंगी। मैम आपका एक दांत हिल रहा है, आप गम्स की सर्जरी करा लीजिए, आपका मसूड़ा हम खोलेंगे, सफाई करेंगे, ग्राफ्टिंग करेंगे, मतलब नकली हड्डी डालेंगे और कर देंगे। बट वो बोली कि मुझे नहीं कराना, और अब वो आके मुझे यही बोलती है कि अब उसके दांत खुद से निकल रहे हैं, हाथ में आ रहे हैं। तो बोलती है कि मैम मुझे ना आपकी बात मान लेनी चाहिए थी, अगर मैंने उस टाइम करा लिया होता तो मुझे अब प्रॉब्लम नहीं आती। अब ऐसा भी है कि हो सकता है इम्प्लांट्स भी ना लग पाए, वो तो हम बोन लेवल देखेंगे क्योंकि हड्डी पूरी गल चुकी होगी अब तक। पहले वो डेंचर लगा देते थे, पूरा निकाल के रख देते थे। हाँ जी, रात हाँ को जी। नानी का पड़ा हुआ तो रात को डर ही जाते थे बच्चे। अब कुछ ऐसा है या अब कुछ चेंज इम्प्लांट्स है ना सर, परमानेंट कर दिया या वैसे ही? बिल्कुल, लेकिन उसके लिए भी सर हड्डी होनी ज़रूरी है, अंदर बोन। अगर आपकी हड्डी नहीं होगी तो इम्प्लांट भी नहीं होगा। तो फिर क्या वही वाला वो जो पहले लगता वो भी लूज रहता है, बस लग सकता है, वो तो लग सकता है, बट कई बार वो भी लूज रहता है क्योंकि लोग इतना लेट कर देते हैं कि वो पूरी हड्डी गल जाती है। फिर आप डॉक्टर से क्या उम्मीद करते हैं, वो बोलेंगे कि हिल रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं, अंदर हड्डी ही नहीं है। तो किस टाइम पे आ जाना चाहिए कि या तो इम्प्लांट हो जाए या जैसे ही अगर आपका सपोज आपकी कैविटी बहुत ज़्यादा लग गई, दांत नहीं बचा, ठीक है, तो आपको ये तो साथ के साथ इम्प्लांट होता है आजकल, तो ये दांत निकालते हैं, उसी में ही हम स्क्रू जो आप बोलते हैं टाइटेनियम का होता है उसको डाल देते हैं, और 3 months के बाद वो एक जैसे भगवान ने आपको नया दांत दे दिया है और उस पर कैप लग जाती है, क्राउन, ठीक है। चलिए, ये तो ठीक ठाक है, बढ़िया हो गया। गम्स में जो ब्लीड करते हैं लोगों के गम्स, जी सर, तो इसमें इसका क्या सर इन्फेक्शन के अलावा कुछ और भी? बिल्कुल सर, यही फर्स्टली तो यही है कि अपना हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे, ब्रश प्रॉपर्ली नहीं कर रहे, फ्लॉस नहीं कर रहे, ठीक है। और उसके अलावा कोई मेडिकेशंस पे हैं कि नहीं, प्रेगनेंसी में गम्स फूलते हैं, ठीक है, डायबिटीज़ में, और अगर कोई पेशेंट किसी ऐसी मेडिकेशंस पे है उसमें भी गम्स फूल जाते हैं। तो इसके लिए क्या कुछ? इसके लिए सबसे पहले तो डॉक्टर से विजिट, डेंटिस्ट जो है, अगर आपके गम्स फूल रहे हैं तो रसवेल डेंटिस्ट से अगर आप विजिट करेंगे तो क्लीनिंग होती है, सफाई दांतों की, ठीक है, अच्छे से अंदर से सफाई होती है, मशीन से होती है। उसके बाद आपको हम लोग जेल्स देते हैं, माउथ वॉश देते हैं, जिससे कि आपकी गम्स की ब्लीडिंग रुक जाए। और गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ला करना इज़ वेरी गुड फॉर गम ब्लीडिंग। ये नमक पानी वाला तो मैंने एक शॉट बनाया था और आजकल वो ठीक चल रहा है, तो बढ़िया है वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि नमक पानी के गरारे करो, उसके साथ ये नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है फॉर गम्स, डेंटल के लिए कि ओरल हेल्थ के लिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। गम्स ब्लीडिंग के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये जो आप बता रहे हैं, सबसे सस्ती है, हर घर में अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो फिटकरी वगैरह वी डू नॉट एडवाइस, आई डोंट नो पेशेंट्स यूज़ करते हैं, लोग। बट एज अ डेंटिस्ट आई डो नॉट एडवाइस। और जो वाइटनिंग करते हैं, दांतों को सफ़ेद करते हैं, इसका क्या? उसका भी सर 2-3 तरीके हैं। ब्लीचिंग है, ठीक है, वाइटनिंग आपके दांतों की, ठीक है, और एक विनियर्स आते हैं आजकल। विनियर्स में हम कुछ नहीं करते, आपके दांत की एक लेयर निकाल दी जाती है, उसको लैब में दिया जाता है, और वैसे शेल्स बन के आते हैं, डेंटल शेल्स होते हैं वो। क्या क्राउन तो आपकी कटिंग बहुत ज़्यादा होगी ना, इसमें सब ऊपर से कट करते हैं, आपके दांत के ऊपर से लेयर निकालते हैं यहाँ से, वो हमने निकाल के उसको लैब में भेज दिया, वो एक शेल बन के आता है और हम उसको स्टिक कर देते हैं। इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोसीजर, इट इज़ प्योरली कॉस्मेटिक। आप देखोगे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के हो रखे हैं, और वो लोग सब विनियर्स करा लेते हैं क्योंकि उनको कैमरा के पास जाना है, इसलिए। ब्रेसेस तो सबको मालूम है, बचपन से देखते आते हैं, तार बांध देते हैं दांतों में ऐसे ऐसे करके। तो ये बच्चों में ही किया जाता है ब्रेसेस या बड़ों में भी नहीं किया सर, जाता है? एडल्ट्स में भी कर सकते हैं। अब टेक्निकली देर इज़ नो एज फॉर ब्रेसेस, बट द कंडीशन इज़ आपकी गम्स की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, तभी ब्रेसेस लगाने का एडल्ट्स में फ़ायदा है। क्योंकि अगर पता चल हमने फोर्स दिया, दांत ही हिल गया, अंदर इतनी प्रॉब्लम थी, इतना बोन लॉस था, तो वी मेक श्योर बाय एक्सरेज एंड ऑल कि पेशेंट इज़ हेल्दी एंड देन वी कैन गो फॉर ब्रेसेस। ब्रेसेस ऐसे भी है कि बाहर से ना दिखे, बिल्कुल अंदर बिल्कुल। इंटरनल इंटरलिंगुअल ब्रेसेस भी हैं, और अब जो नई चीज़ चल गई है, आपने सुना होगा, अलाइनर्स बोलते हैं उनको, ठीक है। ये ऐसे एक आपको ना ट्रे दी जाती है, बस वो आपका एक स्कैन करते हैं आके, और आपको ये ट्रेस दी जाती है। एवरी 15 to 20 डेज आपको एक नई ट्रे दी जाती है, जिसको आपको ऑलमोस्ट 22 आवर्स अ डे लगाना पड़ेगा। वैसे 24 घंटे बोलते हैं, खाने के लिए उतार सकते हैं बस, ठीक है। ये आपको लगाना पड़ेगा, और एवरी 15 to 20 डेज चेंज हो जाती है, तो ये आपको दिखेगी नहीं। किसी को बहुत पास से कोई जाएगा तो उसको दिखेगी, अदरवाइज इट इज़ नॉट विजिबल। ये मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था किसी फिल्म स्टार का, उसने इंटरनल ब्रेसेस मैंने पढ़ा, तो इसलिए मेरे इंटरेस्ट में था कि इंटरनल ब्रेसेस क्या होते हैं। तो इंटरनल ब्रेसेस ये इसी को बोलते हैं इंटरनल ब्रेसेस। एक लिंगुअल ब्रेसेस है, अगर आप उसकी बात करें, एक बार आप टच करके देखिएगा, जैसे ब्रैकेट्स तो ऊपर लगते हैं ना, इंटरनल ब्रेसेस अंदर से लगते हैं, लिंगुअल ब्रेसेस होते हैं, ठीक है, बट विजिबल नहीं होते। यस, दिस इज ऑल्सो इनविजिबल, दिस इज इनविजिबल, राइट। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो हमने दांतों के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी ले ली है, लेकिन ये कॉमन इशू है जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट का, इसके बारे में हम रोज़ सुनते हैं कि बहुत पेनफुल है, बड़ा डरावना है, लोग डरते भी हैं, और शायद पेनफुल होगा भी। आपका क्या राय है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट? सर, पेनफुल तब होता है जब आप पेन में आते हैं, मुझे ऐसा लगता है, और आप उसको बहुत बढ़ा के आते हैं। हर बार पेनफुल, इट माइट बी पेनफुल, आई थिंक द चांसेस आर मोर इफ़ देर इज़ इन्फेक्शन। क्योंकि जब हम अपनी फाइल, जो हम अपना इंस्ट्रूमेंट अंदर लेके जाते हैं, और अगर दांत के नीचे पस हो तो वो जाके पेन करता है, ठीक है। अगर आप टाइम से आ जाओगे, ज़्यादा पेन पस नहीं है, तो जब हम नीचे जाएंगे तो वो पेन नहीं करेगा। उसका एक तरीका ये है कि आप एक एंटीबायोटिक कवर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, ट्रीटमेंट से पहले। बिल्कुल। यूजुअली व्हाट वी डू नाउ डेज इज कि हम एक एंटीबायोटिक कवर दे दें पेशेंट को, मे बी वन डे बिफोर, जिससे कि उसको एक बेटर वो रहता है, ही विल टेक इट बेटर। अगर उसको बहुत एब्सेस है, नॉट इन एवरी केसेस, इट डिपेंड्स ऑन द केस टू केस। तो मैं पेशेंट को बोलती हूँ, अगर आप दर्द में आओगे तो हो सकता है आपको दर्द हो, अगर आप दर्द में नहीं आओगे, थोड़ा हल्का फुल्का जल्दी आ गए कि अभी बस लग रहा था आपको, टाइम से आ गए, तो आपको पेनफुल नहीं होगा। तो ऐसे आते हैं पेशेंट, टाइम से आ जाएंगे? हाँ, आते हैं, अब आने लगे हैं। अब कई पेशेंट्स हैं जो हमें बोलते हैं कि आप हमें रिमाइंड कराना कि हमारे क्लीनिंग का टाइम है या उसका टाइम है। तो ये जो आप कह रहे हो, अवेयरनेस धीरे धीरे आ रही है, स्लोली हो तो रहा है, लेकिन हो रहा है। तो रूट कैनाल तब होता है जब आपका जो इन्फेक्शन है वो नसों में चला जाए। अगर नस से ऊपर है तो हम उसको फिलिंग करते हैं, मसाला डालना, और अगर नसों में चला जाए तो उसको, नस को साफ करके उसमें हम आर्टिफिशियल नर्व्स डालते हैं, उसको बोलते हैं रूट कैनाल। रूट कैनाल तब होता है जब कोई इन्फेक्शन हो या ट्रॉमा भी हो, किसी को लग जाए तो वो भी हम उसको, उसमें रूट कैनाल करना पड़ता है। या फिर कोई दांत टूट जाए, क्रैक हो जाए,
अगर हमें कैपिंग करनी है उसमें तो से हमें रूट निकाल कनाल। दिया जब आपने, तो क्या उसमें कुछ फिल भी करते हैं? हाँ जी, आर्टिफिशियल नर्व्स होती हैं, ओके, क्या क्या उसको नाम गट्टा से? पर्चा बोलते हैं, जीपी पॉइंट्स ओके, बोलते हैं। हाँ जी। काफी अच्छा इंटरेस्टिंग कट्टा हाँ, पर्चा। गट्टा पर्चा। ओके। तो इट इज़ अ वेरी बायोकम्पैटिबल मटेरियल। जैसे अगर आपकी नसें निकाल दी हैं तो हम उसको डालते हैं, वो बायोकम्पैटिबल मतलब बॉडी के अंदर जाके बॉडी के जैसा बन जाता है और वो आपके मुंह में रहता है। कई लोग पूछते हैं कि मैम ये अंदर ही रहेगी, तो मैं बोलती हूँ हाँ, ये आपके मुंह में भी है और मेरे मुंह में भी है। मेरे मुंह में कैप लगी, मेरे मुंह में भी है और आपको एक्सरे में दिखेगी। रूट कनाल का मतलब ही यही है। आजकल बहुत सारे क्वैक्स वगैरह बैठे हैं, वो कैप लगा देते हैं, रूट कनाल हुआ ही नहीं होता अंदर। पता कैसे लगता है? अंदर नसें डलेंगी तभी इसका मतलब रूट कनाल हुआ है। तो रूट कैनाल की जब बात बोली आपने, तो एक तो हुआ कि इन्फेक्शन हो गया, एक आपने बोला ट्रॉमा, और क्या कारण हो सकता या फिर कोई दांत किसी का टूट गया है, ठीक है, अगर वो टूटा ही इस लेवल पे है तो हमें उस पर कैपिंग देनी होती है। लेकिन अगर हम ऐसे ही कैप कर देंगे और कल को यहाँ से पस पॉइंट निकलने लग गया तो भी ठीक है, या फिर कैविटी अंदर चले गए, खाना फंस रहा है, साइड से टूटा है इतना कि हमें उस पर वो करना पड़े, तो हमें रूट कनाल करना पड़ता है। अगर पेशेंट को दर्द है है? तो दो चीज़ें हैं, या तो वो दांत निकलेगा या उसमें रूट कनाल होगा। सिंपल सी बात है, बच्चों में भी और बड़ों में भी। अगर आपके दांत में दर्द है, पेशेंट ने बोल दिया ना कि मुझे तो रात भर में सोया नहीं, अगर आप रात भर सोए नहीं, 90% केसेस में यही होता है। ठीक है, इतना अनबेरेबल पेन है कि आपको टैबलेट लेने की जरूरत पड़ रही है, जो ये टैबलेट से भी कंट्रोल नहीं हो नहीं रहा, होता उसके लिए उसमें 90% केसेस में रूट रूट कनाल कैनाल। और एक्सट्रैक्शन। तो जो ट्रॉमा हुआ, तो ट्रॉमा के कितने दिनों बाद ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट या एब्सेस बन सकती है, क्या इसका कोई? देखो, बच्चों में तो जो ट्रॉमा है, जैसे अभी एक लड़की थी, वो स्कूल में दो डेस्क के बीच में झूला झूल रही थी, ठीक है, उसको किसी ने पुश कर दिया आके, तो उसका जो आगे वाले फ्रंट टीथ थे वो दोनों निकल गए दोनों। एंड शी इज़ ओनली 9, ये दांत 7 साल में आते हैं। ठीक है, उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, वो कहीं गए, ठीक है, डॉक्टर को समझ नहीं आया क्या है, लेकिन उन्होंने इतना बता दिया उनको कि ये दांत दूध में रख लो। ठीक है, वो मेरे पास आ नहीं पाए, थोड़ा दूर थे, वो अपने मायके गई हुई थी। वो नेक्स्ट डे मेरे पास आई अराउंड 4-5 PM, ठीक है, तो वो दांत दूध में ही था। ओके। ठीक है, तो उनको इतना पता था, वो डिब्बी में दूध में लेके आए, तो हमने उस दांत को यहाँ पे लगा दिया दोबारा और वो बिल्कुल ठीक हो गई। ठीक है, उसमें हमने बाद में रूट कनाल भी किया और कैप भी करी। ठीक है, तो लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आपका दांत किसी वजह से निकल जाता है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है, डेंटिस्ट के पास जाना है, क्योंकि जितनी जल्दी आप जाओगे उसको उतना ही जल्दी चांसेस है कि वो और अच्छा से अंदर चला जाएगा। तो कितनी एज तक ये इस तरह का ट्रॉमा के बाद इम्प्लांट हो जाता है, री इम्प्लांट कह सकते हैं? एज नहीं, ये तो बिल्कुल फ्रेश के लिए मैं बोल रही हूँ, नहीं, अपना ये दांत जो लगे। एज हुआ, इस एज का ये बच्चा था छोटा, छोटा 6 था, साल का। बड़ों में भी हो सकता है। बड़ा हो हाँ सकता जी, अगर अवल्स टूथ है और अगर आप विद इन टाइम चले जाते हैं डेंटिस्ट के पास, तो अगर जैसे किसी को इंजरी हो गई है तो ये दोबारा से लग जाता है। है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। 1981 में जब हम लोग MBBS कर रहे थे, फाइनल ईयर में थे, तो हमारा एक दोस्त था, वो क्रिकेट खेल रहा था, उसको बॉल लगी, बॉल दांत उसका गिर गया। हम उसको रात को डेंटिस्ट्री वहाँ डिपार्टमेंट था 81 में, उसको लेके गए, तो मिसिस चड्डा करके होती थी वहाँ पे डेंटिस्ट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो उन्होंने बोला कि उसको ढूंढ के लाओ, दांत को ढूंढ के दांत को लाओ। ढूंढ के लाओ। बोले रात हो गई, अब रात को दांत कहाँ ढूंढे, दांत मिल जाएगा। बोले आप ढूंढ के तो लाओ। हमने पूछा मैडम जुड़ जाएगा? अरे लाओ तो सही खोते। तो फिर 4-5 खोते गए, उनको टॉर्च वॉर्च लेके दांत ढूंढ लाए, और मैडम ने शुरू किया 7 बजे उसको, और शी कंप्लीटेड बाय आई थिंक 11:30 एंड इट वाज सक्सेसफुल। तो ये काफ़ी उन्होंने हो सकता है इंटरेस्टिंग। रूट कनाल पहले ही कर दिया, और कई लोग क्या करते हैं उसी निकले हुए दांत पे ही रूट कनाल करके फिर इम्प्लांट कर सकते हैं। वो सब एक्सरेज देखना पड़ेगा, मतलब हम जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे सकते, वो तो डिपेंड करता है, या फिर हम लोग उसको लगा के फिर हम उसी में रूट कनाल कर देते हैं। क्या किया उन्होंने, मुझे लगता नहीं इतनी ज़्यादा चीज़ें थी। रूट कनाल तब सुनने में भी नहीं आता। रूट कनाल जो मैंने सबसे पहले सुना है वो था शायद 89 में, कि रूट कनाल ट्रीटमेंट हमारे एक मित्र थे, उन्होंने दिल्ली में शुरू किया, अजय गुप्ता करके थे,
तो पहले थे जिन्होंने, हमने सुना है, उससे पहले भी सुना नहीं रूट, पहले तो निकाल ही देते थे। तो रूट कैनाल, उससे जब पूछा गया कि रूट कैनाल का क्या मतलब, तो उनका ये कहना था कि देखो जो सेंसिटिव नर्व है वहाँ तक हमने सफाई कर दी, उसके बाद नर्व्स को बंद कर बंद दिया, कर नर्व्स की पेन ही नहीं होगी तो बस खत्म। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ से समझ में आया हमें। तो हाँ, अगर पेशेंट को ज़्यादा इंजरी भी होती है ना और कई बार दांत हिलने लगते हैं, तो हम एक और चीज़ करते हैं, स्प्लिंटिंग। हम तार से बांध देते हैं 3 वीक्स के लिए, ओके, तो वो दांत भी रुक जाते हैं। रुक से, ठीक है, जैसे कोई वही गिर गया बच्चा, स्कूल में गिर गया। एक मेरे पास आए थे, वो दरवाज़ा बंद कर रही होगी, एक स्टूल पे खड़े होके किसी ने दरवाज़ा खोल दिया तो वो गिर गई, तो उसको आगे के दांत जो है हिल गए, निकले नहीं थे, वो हिल गए थे और पूरा बच्चा एकदम ब्लीडिंग में था। मैं गई तो हमने क्या किया, पहले तो ब्लीडिंग स्टॉप करी और इस सारे आगे के दांतों में हमने वायर लगा दी। वायर लगा दिया। उससे क्या होता है, जब आपने जो बिल्कुल आपके वो दांत है मजबूत, उससे हमने आपके हिलते हुए दांतों को बांध दिया, तो ये दांत भी हिलना बंद हो जाते हैं। ट्रू, वेरी ट्रू। बाकी अगर ट्रॉमा हुआ है और दांत काला भी ज़रूर पड़ता है, कई लोग पूछते हैं मैम रूट कनाल हुआ था तो काला क्यों पड़ रहा है? काला तो पड़ेगा क्योंकि दांत आपके नर्व्स चली गई हैं, ए वाइटल हो गया। तो रूट कैनाल के बाद काला हो गया तो उसका क्या ट्रीटमेंट? कैपिंग। अच्छा, कैपिंग। हाँ, तो इट अंदर इज क्या क्या फर्क पड़ता है? आप कैप लगा के घूमो। लोगों को 10-10 साल बाद भी पता लगता है कि हाँ भाई काला हो रहा है, तो कभी बचपन में लगी होगी और यूजुअली इट इज द फ्रंट टीथ। डॉक्टर शिबू, हमने काफ़ी कुछ आपसे जानकारी ली आज दांतों के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो भी लेफ्ट आउट रह गया है वो है बच्चे। बच्चों के दांतों के बारे में सबकी चिंता होती है, और जितने भी अपने व्यूवर्स हैं उनको अपने बच्चों को लेके, अपने पोते पोतियों को लेके, जैसे मुझे तो चिंता रहती है कि उसके दांत आ रहे हैं, दांत टेढ़े आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, टाइम से नहीं आ रहे हैं। तो टाइम से ना आने का क्या रीज़न हो सकता है? बच्चों के दांत आए नहीं, जैसे मेरा ग्रैंडसन है, उसकी एज 1.5 साल का हो गया, उसके 4 दांत आए, 2 ऊपर वाले 2 नीचे वाले, इनसाइजर्स, बस, बाकी आए नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, हम पहला दांत बोलते हैं अप टू 15 मंथ्स। 15, पहला अगर 14 पे 15 मंथ्स पे अगर एडीए भी बोलता है कि अगर आपका दांत पहला नहीं आए तो आप डेंटिस्ट को विजिट करिए 15 to 18 मंथ्स, जबकि द नॉर्मल एज इज 6 मंथ्स। ठीक है, तो पेशेंट आते हैं हमारे पास, हम बोलते हैं घबराने की कोई बात नहीं है, आप आगे से बच्चों को कुछ हार्ड बाइट कराएंगे तो दांत जल्दी आ जाएंगे। और अगर कुछ ज़्यादा घबराए होते हैं पेरेंट्स, तो हम एक्सरे ले सकते हैं। एक्सरे में हम देखते हैं कि नीचे टूथबड आ रहा है कि नहीं, और मोस्टली केसेस में टूथबड अंदर होता है तो वो आ सकता है। वर्स्ट टू वर्स्ट केस में हम चीरा दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती है, मोस्टली केसेस में दांत आ जाते हैं। इट इज़ लाइक अ डेवलपमेंटल माइलस्टोन। ठीक है, कोई बच्चा कभी चलना सीखता है, कभी थोड़ा लेट चलना सीखता है, तो हो सकता है कभी दांत भी आगे पीछे आ जाए। बच्चों की डेंटल हेल्थ के लिए क्या कोई स्पेशल डाइट होती है? डाइट तो वही है जो हमने बताया, डिस्कस किया कि मीठा अगर आप दे रहे हैं बच्चे को, तो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को ये बोलती हूँ कि खाने के बाद खुद से ही बच्चे को एक चॉकलेट है, एक अगर आपको लड्डू देना है तो आप खाने के बाद दे दीजिए। मोस्टली जो मैंने पेरेंट्स से पूछती हूँ कि ये, वो बोलते हैं चॉकलेट टॉफ़ी नहीं खाता तो इसके दांत में कीड़ा कैसे लगा, तो मैं बोलती हूँ कि ये रोटी कितनी देर में खाता है? मैम बड़ी देर लगाता है। ठीक है, तो फूड पॉकेटिंग अगर आप सुना होगा, अगर आपने, बच्चे मुंह में रखते हैं, ठीक है, जितनी देर में मुंह में रखेगा एसिड बनेगा, एसिड बैक्टीरिया से एक्ट करेगा और फूड मिलके कैविटी बनेंगे। ठीक है, धीरे धीरे खाते रहते हैं आजकल, क्योंकि हम लोग कई बार स्क्रीन टाइम देते हैं। ठीक है, तो जितनी देर अब खाना मिल रहा है, स्क्रीन टाइम मिल रही है, उतनी देर वो खाएगा, तो इतनी धीरे धीरे जितनी देर में वो खाता है उतनी देर में मुंह में एसिड बनता रहता है और कैविटीज़ लगती है। फ्रीक्वेंट स्नैकिंग, ठीक है, अब हम भी हैं, बोलते हैं चलो अब तुम ऑरेंज खा लो, अब तुम एप्पल खा लो, अब ये खा लो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चॉकलेट से ही कैविटीज़ लगती हैं, आपके मुंह में जितनी बार कुछ जाता है उतनी बार मुंह में एसिड बनता है और कैविटी लगने का चांस होता है। डाइट यही है कि आप बच्चों को दिन में 2 से 3 बार दें और फिर उनको बोलो कि बीच में रेस्ट दें अपने मुंह को। और चॉकलेट टॉफ़ी तो वही है ही, उसका एक तरीका है कि उसके बाद आप उसको बोलो कुल्ला करे या पानी पी ले। अगर आप कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ कुल्ला नहीं हो सकता है तो एटलीस्ट दे शुड ड्रिंक वाटर। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि कोई ऐसी चीज़ खाने को दी जाए जो बच्चों की
डेंटल हेल्थ के लिए बेटर हो, ऐसा कुछ? शुगर फ्री च्युइंगम दे सकते हैं तो बच्चे खा पाएंगे शुगर? अगर वो डिपेंड करता है एज पे, यस, क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि नहीं खा हाँ नहीं खा छोटे बच्चे कर पाएंगे। बाकी जो सेल्फ क्लींजिंग फूड्स होते हैं, एप्पल्स हो गए, हमारे फाइबर रिच फूड्स होते हैं, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स, आपके शो आई एम श्योर यूट्यूब पे वीडियो है, आप उसे लिंक एप्पल कर पे दीजिएगा, है ना, जो एंटीऑक्सीडेंट्स पे है। खीरा हो गया, स्ट्रॉबेरीज, ऑल दीज आर सेल्फ क्लींजिंग फूड। ये हमारे दांतों में जो कुछ भी फंसा है कई बार खुद से ही निकल जाता है। और जितनी भी ये चिपचिपी चीज़ें हैं, मेंटोस वगैरह, ये सब से बच्चों को आप दूर रखिए, एटलीस्ट लिमिट करें। चिप्स भी, ठीक है। अब मेरे पास एक बच्चा आता है जो जिसकी डाइट ही फ्रूटी और चिप्स और याकुल्ट है। उसकी मदर बोलती है कि मेरा बच्चा कुछ खाता ही नहीं है, तो मैं सोचती हूँ भूखा रहने से तो अच्छा ही है कि मैं उसको फ्रूटी, चिप्स और याकुल्ट दे दूँ। उसका याकुल्ट और चिप्स तो फेवरेट है। याकुल्ट इज ऑल्सो शुगर ना। ये टेम्परेरी टीथ जो है ये तो चले जाने जी 6 साल पे जी। चले जाने, नहीं आ जाने, तो इनकी इतनी केयर करने के लिए? नहीं, आप जो बोल रहे हैं, जो पहला दांत आता है 6 मंथ्स में आता है, जो पीछे के दूध की दाढ़ें हैं, ठीक है, वो कोई दांत 9 से 10 में और कोई दांत 10 से 12 साल में रहनी। तो अगर 3 साल का बच्चा है या 4 साल का बच्चा है जिसकी दाढ़ में दर्द है, हम 10 ईयर्स तक उसको ऐसे, जब वो 10 का होगा तब तक हम वैसे तो नहीं छोड़ सकते ना। आज उसको दर्द है, आज पस है, मैं आज मेडिसिन दूंगी, आपको पता है 5 डेज की रिलीफ रहेगा, तो उसके बाद परमानेंट ट्रीटमेंट तो यही है कि हमें उसको उसके अंदर पस को ड्रेन करना पड़ेगा। नहीं, जो डेसिडुअल जो चले जाने जी। वो कितने हैं? करीब वो 20 5 इन एवरी क्वार्टर, 20, 20, बिल्कुल। वो तो चले जाएंगे। बिल्कुल। बाकी जो वो एक ही बार आते हैं, बाकी के जितने हाँ जी, 12 जो हैं, बी, अच्छा वो 12 या 8 वो एक ही बार आते हैं, जी दो 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 जी करके। जी जी ओके, जी, ठीक बात। बिल्कुल और जो विजडम टूथ की बात करते हैं वो 15 या 17 18 पे बिल्कुल सर। आएगा। अब ऐसे 18 to 25 है, 25 बट आजकल जल्दी भी आने लगे हैं। अकल जल्दी आ जाती है। बिल्कुल, नहीं आजकल हर कुछ जल्दी हो रहा है, तो ये भी जल्दी आने वाले हैं। तो अकल जल्दी आ गई ना, ये तो हाँ, मेरे पास 15 ईयर्स के बच्चे भी आते हैं जिनकी अकल दाढ़ अब आ रही है। तो उस केस में फिर अभी फर्स्ट एपिसोड में तो हम नहीं निकालते हैं, कोशिश करते हैं कि आ जाए, नहीं अगर जगह बनती दांत के आने की तो हमें उसे निकालना पड़ता है। तो आजकल जगह नहीं रहती अकल दाढ़ आने के लिए, विजडम टूथ के लिए। जी, शायद फूड हैबिट चेंज हुई इसमें। बिल्कुल, जनरेशन बाय जनरेशन हमारी जो डाइट है वो सॉफ्ट होती जा रही है। और दांतों के लिए, दांत तो 32 ही हैं, जब आपने जॉ साइज बड़ा हुआ नहीं, हार्ड डाइट दी नहीं बच्चे को, तो वो दांत फंस जाते हैं अकल दाढ़, तो उसके लिए स्पेस ही नहीं होता है। क्योंकि जो आज सुनने में आता है कि विजडम टूथ को एक्सट्रैक्ट करना है, हमने कभी सुना नहीं था। पता नहीं, मेरे पास उस दिन एक पेशेंट आई, वो किसी गांव से थी, तो उसने बोला कि मुझे बहुत पेन हो रहा है अक्ल दाढ़ में। तो मैंने उन्हें सब कुछ समझाया कि ऐसे ऐसे निकलेगी, ऐसे होगा। तो उसके साथ उसका ब्रदर था, तो उन्होंने कहा ठीक है आप निकाल दो। उन्होंने संडे को भी मुझे बहुत बोला, सैटरडे को आई थी, संडे को भी कॉल करते रहे, निकाल दीजिए निकाल। मैंने कहा मंडे को करेंगे, मंडे मॉर्निंग, मंडे इवनिंग भी। जब वो मंडे इवनिंग आ गई, हमने सब रेडी कर लिया, और वो चेयर पे आके मुझे बोलती कि मेरा दांत खाल से निकालोगे तो नहीं। तो मैंने उसको ऐसे देखा, मैंने कहा फिर आप यहाँ पे क्या करने आए हो? तो बोलती मुझे लगा आप चीरा दे के उसकी जगह बनाओगे। तो मैं एकदम आई वॉज सरप्राइज्ड कि मतलब ये क्या बोल रही है। मैंने कहा नहीं, मैं तो निकालूंगी। तो शी सेड कि नहीं, मेरे तो हस्बैंड ने भी पता किया है कि उन्होंने भी बोला है कि निकालेंगे। तो मैंने कहा ट्रीटमेंट तो यही है। कहती नहीं मुझे नहीं कराना। चली गई, वो उठ गए, और उन्होंने एडवांस भी दे रखा था। तो उसके बाद तो मुझे मतलब लगा है ना कि टाइम, एनर्जी सब वेस्टेज है। मैंने कहा मैंने आपको समझाया तो था कि दांत निकलेगा। तो कहते हनी हमें, हमारी गलती है, हमें समझ नहीं आया, तो हमें लगा आप चीरा देके दांत की जगह बनाओगे। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपकी अकल दाढ़ में दर्द है और डॉक्टर बोल रहा है कि निकलेगा, तो वो निकलेगा, हम उसकी जगह नहीं बना सकते। जगह बनाने का कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है, मुझे तो नहीं पता। फिर अकल तो नहीं आएगी उसको, उसकी दाढ़ निकल जाएगी। नहीं, तो फिर बेसिकली इशू ये था कि वो उसका ब्रदर था, उसने कहा कि मैम ये अपने मायके आई हुई है, आई कैन नॉट टेक दिस डिसीजन, क्योंकि वो पलवल से थे और वो दिल्ली में उसके हस्बैंड हैं। तो ही सेड कि लेट हर गो एंड लेट हिम डिसाइड, ठीक है, कि क्या करना है, क्योंकि ये इतनी बड़ी सर्जरी है, मैं करा दूँ, कल को कुछ प्रॉब्लम है, आई कुड अंडरस्टैंड दैट। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, आप
वैसा कर लीजिए, लेकिन हाँ ये दांत निकलेगा। और बच्चों में क्या इश्यूज आते हैं? कैविटी है? कैविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और मैं देखती हूँ ब्रशिंग आजकल बिल्कुल अच्छी नहीं है। इवन ये जो हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे नीचे जो है, यहाँ पे टाटर बहुत होता है। बच्चों की ब्रशिंग बिल्कुल प्रॉपर नहीं है। मोस्टली पेरेंट्स यही बोलते हैं कि वो बस निकालते हैं और डालते हैं। लोगों का ये कि बच्चे सुनते नहीं हैं आजकल। सुनते हैं, क्यों नहीं सुनते? सुनाना नहीं आता। हाँ, वो कह रहे सुनते नहीं हैं। तो ब्रशिंग अगर आपका बच्चा नहीं कर रहा है, बच्चों के लिए फ्लेवर टूथपेस्ट आते हैं पहले तो, ठीक है, ये मेडिकेटेड टूथपेस्ट है, ठीक है, इट्स नॉट लाइक आई एम स्पॉन्सरिंग इट, बट ये कि इट इज़ वेरी गुड क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड है, ठीक है। ये है, ठीक है। इसमें अगर आप देखो तो 1000 ppm है फ्लोराइड, ठीक है। ये बड़े बच्चों के लिए, अगर आप इसमें देखोगे इसमें अराउंड 500 ppm होगा। तो ये फ्लेवर्ड है, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है, बबल गम फ्लेवर है, ठीक है। तो अगर आपका बच्चा नहीं ब्रश करना चाहता, मोस्टली यही कंप्लेन आती है कि मेरा बच्चे को ब्रश करना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं तो सबसे पहले आप उसे बच्चों वाला टूथपेस्ट ला के दीजिए जो फ्लेवर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद आप टूथब्रश पे स्टिकर्स लगा सकते हो, उसको स्टिकर्स दे सकते हो कि मैंने ब्रश किया है, या कोई स्टोरी सुना के, टूथ फेरी, टूथ एंजल, ठीक है। लेट हिम चूज, लेट देम, क्योंकि बच्चों को ना आजकल ऑटोनॉमी चाहिए कि भाई मेरा डिसीजन हो रहा है, तो लेट देम चूज कि हाँ आप ब्रश करो। सॉन्ग सुना के, कैसे भी करके आपको बच्चे को खुद से ब्रश कराना है एटलीस्ट टिल 3 to 4 years, और सुपरवाइज ब्रशिंग टिल 7 years। सुपरवाइज मतलब आपने खुद बच्चे को देखना है कि वो आप ब्रश अपने कर रहे बच्चे हैं। को कैसे कराते हैं? मैं उसे पकड़ के ज़बरदस्ती तो कराती हूँ, जबरदस्ती। हाँ, वो ऐसे तो नहीं करता, बाकी मूड पे है। और मैंने उसको दिन में 3 बार ब्रश कराते हैं हम लोग उसको। मॉर्निंग में मेरी ड्यूटी है, आफ्टरनून में जब वो आता है तो उसकी जो दीदी है उसकी ड्यूटी है कि वो उसको ब्रश कराएगी, और रात को मेरे हस्बैंड की ड्यूटी है। आप कितनी बार करते हैं? मैं मॉर्निंग और इवनिंग, लेकिन उसको 3 बार कराती हूँ कि उसकी डाइट ओके, सॉफ्ट नहीं, चॉकलेट टॉफ़ी तो देखो बच्चे खाते ही खाते हैं। हैं, खाते हम बोलेंगे नहीं खाते, ऐसा नहीं है। खाएंगे। घर में कोई आ रहा है तो वो लेके आता है, हम भी अवॉइड मतलब नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम स्टॉप नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी मतलब मुझे लगता है इम्प्रैक्टिकल में बोलूँ कि आप बच्चे को चॉकलेट या टॉफ़ी ना दो। बच्चा खाएगा ही, बच्चा खाएगा, और आप उसे बोलो कि कुल्ला करे, पानी पिए उसके बाद, ठीक है, पानी पी लो। और ब्रश करे दिन में एटलीस्ट 2 times कराइए। सर रात को तो 80% जो मेरे पास आते हैं लोग वो नहीं कर रहे, अच्छा, बच्चे भी नहीं कर रहे। हाँ, ये ये बहुत ही अच्छा। एक उनको वो लगता है कि अच्छा मैम रात को भी करना है। तो रात को ही तो करना है। हाँ, दिन भर गंदा हो गया सब कुछ करके, इट इज़ नहा वेरी के, इंपॉर्टेंट। पैर धो के अच्छी तरह सो जाओ। हाँ, रात को तो क्योंकि हर खाना चीज। स्टक होता है हमारे पूरे दिन का, तो रात को इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार सर्दियों में थक जाता है बंदा, यार रजाई से निकलने का मन नहीं कर रहा, ये सब भी मैं सुनती हूँ कि मैम नहीं कर रहा है, या हम नहीं कर रहे, या बच्चा नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी बात है, बच्चा आपको मॉडल करेगा, आप नहीं कर रहे तो वो भी नहीं वो करेगा। नहीं करे। सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, मेरी जो फ्रेंड्स भी बोलती है, हमारे लिए वर्क ये किया था कि हम बच्चे के साथ खुद ब्रश करना स्टार्ट करते हैं, वो आपको कॉपी करेगा, मॉडलिंग बिहेवियर है, ठीक है। तो मेरी फ्रेंड बोलती थी कि मैंने अपना ब्रश करना स्टार्ट किया तो शी ऑल्सो स्टार्टेड। इफ़ यू स्टार्ट एट नाइट तो वो भी स्टार्ट करेंगे। तो हम बच्चों को अगर हमें कुछ सिखाना है तो हम अपने आप से ही स्टार्ट करें। हम बोलेंगे कि हम ब्रश कर रहे हैं तो वो भी करेंगे। डेसिडुअल टूथ जो है उनमें भी कैविटी बनती है? बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके लिए क्या करें? उनमें आरटीसी? अगर वो डिपेंड करता है, हम एक्सरे लेते हैं, अगर वो नस से ऊपर है तो उसमें मसाज डलता है, और अगर नस के अंदर है या पेन है तो उसमें रूट कनाल होता है। तो उसका निकाल दो। अगर वो 3 साल का बच्चा है या 4 साल का बच्चा है, मैं उसकी दाढ़ निकाल दूँ, ठीक है। जो दूध के दांत है ना, वो पक्के दांत को बताता है तू मेरे पीछे आ, ठीक है। अगर मैं उसको टाइम से निकाल दूंगी, या वो नीचे आ रहा है या इधर आ रहा है, तो वो सब टेढ़े मेढ़े आएंगे, ठीक है। अगर आजकल ब्रेसेस इतने क्यों हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दूध के दांत पे हम लोग ध्यान नहीं देते। अगर हम शुरू से ही दूध के दांतों पे ध्यान दें तो हमारे ये ब्रेसेस भी ना हो। अब लोग बहुत समझदार हो गए हैं, जैसे डबल डबल टीथ आते हैं लोग आके दूध का दांत निकलवा लेते हैं। दे अंडरस्टैंड कि बड़े बच्चे के साथ हमारे ब्रेसेस की प्रॉब्लम हुई है, तो छोटे के साथ ना हो। जब आपके आगे वाला दांत आता है दिखता है डबल डबल, अगर वो मोबाइल है और अगर बच्चे की एज हो गई है और दांत नहीं निकला है तो वी कैन ईजिली एक्सट्रैक्ट इट। बच्चों में कैविटीज हुआ,
मेन तो बच्चों में बिल्कुल। कैविटी, बैड ओरल हेल्थ, और कुछ बच्चों में कोई डेंटल इश्यूज? ट्रॉमा, इंजरीज बच्चों में, ठीक है, और क्लीनिंग ढंग से ना करना, टाटर जो फॉर्मेशन होती है बच्चों में, मेनली यही इश्यूज है। और स्वेलिंग, पस वगैरह भी होती है सर। स्वेलिंग सब बच्चों में बहुत जल्दी आती है। मैंने ऐसे पेशेंट्स में देखे हैं जो इतना फूल गया। तो हमने बात डेंटल में काफ़ी अच्छी कर ली, लेकिन कॉमन जो है होम रेमेडीज़ की बात करते हैं। मैंने कई जगह पढ़ा भी है, देखा भी है, और पुराने वक्त में लौंग का इस्तेमाल करते थे कि दांत में दबा दो लौंग, और या फिर लौंग का तेल मिलता है बाज़ार में, उसको कॉटन उसमें भिगो के रख दो और कहते हैं ठीक हो जाता है। आप भी कह रहे हैं? सर हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार लौंग से भी ना उसके जो रेशे होते हैं वो गम्स में बहुत इरिटेट करते हैं लोगों को, चीक्स में, ठीक है। वो लौंग रख तो लेते हैं, हो सकता है टेम्प्रेरी उनको वो भी आ जाए, लेकिन कई बार वो हो जाता है कि आपके इरिटेशन हो जाती है, तो आपको उसका चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। इससे बेटर आप एक नॉर्मल जो आपके घर में पेन किलर है, कोई भी OTC पेन किलर ले लीजिए, और गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ले, वार्म सलाइन रिंजेस और आइस पैक्स। और ऑयल फिलिंग करते हैं जो लोग, उसका क्या? ऑयल पुलिंग, ऑयल फिलिंग ऑयल पुलिंग में आपने कभी करी है ऑयल पुलिंग? कैसे? मैंने नहीं करी। क्या? अच्छा मैंने पढ़ा ही है, देखा ही है, अच्छा। और सोच रहा हूँ कर लूँ अगर अच्छी है तो। इट इज़ सेड टू बी बेनिफिशियल फॉर गम्स, ठीक है, बट इसकी कोई प्रूवन स्टडी नहीं है, ठीक है। वो बोलते हैं कि इसमें कई लोग बोलते हैं कि हाँ बेनिफिशियल है, कई लोग बोलते हैं कि बेनिफिशियल नहीं है। एक जैसे स्टडीज़ का मेटा एनालिसिस होता है, स्टडीज़ की स्टडी से जो बनाया जाता है, जो काफ़ी अच्छा, जिसको हम मानते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी वो बोलते हैं कि इट माइट बी नुकसान तो नहीं होता? no, there is no harm. You can do it. अच्छा। It is not कि it is recommended by a dentist, but you can definitely try it if you want. But इसका कोई प्रूवन बेनिफिट भी नहीं है अभी तक, ठीक है। ये बोलते हैं कि अगर तुम जो ऑयल यूज़ करते हो तो आपकी जिंजाइवल हेल्थ भी अच्छी होती है, आपकी ओरल हेल्थ अच्छी होती है। गम्स के लिए बेसिकली यही है कि नुकसान तो गम्स नहीं। ब्लीडिंग के लिए ऑयल पुलिंग बोलते हैं। तो यू कैन डू इट if you want. तो होम रेमेडीज में आपके अनुसार सिर्फ नमक का पानी और गरारे, ये तो हर चीज़ के लिए बोला जाता है। गला खराब हो तो भी बोला जाता है, Correct, खांसी हो रही हो तो बोला जाता है। करेक्ट। ओके, तो एक ही तरीका आपके अनुसार, और हम लौंगों की बात करते रहते हैं लोग, हमने कई जगह हमने वीडियो बनाई होंगी, लौंग इस्तेमाल करने से पेन कम हो जाता है, और भी बहुत सारी बट वो बातें। टेम्पररी है ना, आपको डॉक्टर के पास तो Obviously, जाना ही है ना। नहीं, टेम्परेरी होम रेमेडीज का मतलब ये होता है कि आप डॉक्टर के पास जा नहीं पा रहे, किसी भी वजह से नहीं जा पा रहे, आपके पैसे नहीं है, आपका हस्बैंड आया नहीं है, आप बिजी हो गए, तो आप कुछ भी जो आपके पास पड़ा उसको यूज करके वो टाइम गैप को फिल करना है जब तक आप डॉक्टर को नहीं बिल्कुल, दिखाते। होम रेमेडीज यहाँ तक ही है। क्योंकि ये Otherwise- यूट्यूब पे होम रेमेडीज देख के इतना इतना लोग यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद सब गड़बड़ है। मैंने कई बार देखा लोगों की डेथ्स भी हो रही है फिनाइल और ये, मतलब आई हैव ऑल्सो मेड अ रील पीछे कि उस बंदे ने होम रेमेडी यूज़ करी फॉर टूथ पेन, और हाँ, तो देयर इज़ नो पॉइंट। अगर इतने सारे डेंटल कॉलेजेस हैं, अगर पेशेंट अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे, तो आजकल डेंटल कॉलेजेस में भी हाँ, काफ़ी free कम में treatment होता है, है वहाँ, बिल्कुल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, तो व्हाई नॉट विजिट अ डेंटिस्ट एंड गेट इट ट्रीटेड। करेक्ट। कई सारे क्लिनिक्स हैं, सब्सिडाइज्ड हैं, कई फ्री क्लिनिक्स भी अवेलेबल है। हाँ, ठीक बात है। होम रेमेडीज तब तक डिपेंड रहो जब तक आप डॉक्टर को नहीं मिल पा रहे, बस। ऑब्वियसली इसका ट्रीटमेंट डॉक्टर ही कर सकता है, और डेंटल एक स्पेशलाइजेशन है। जो मेरे मित्र थे वो एनास्थेटिस्ट, उनका बेटा जब हमसे काफ़ी छोटा था तो उसको उन्होंने डेंटिस्ट बनाया, ये कोई 35-40 साल पहले की बात। तो उनका ये उस बच्चे ने जाके दिल्ली में क्लिनिक भी खोला। जब MBBS यहाँ पर रेजिडेंसी करते रहे, उसने क्लिनिक खोला, एंड ही वाज अर्निंग गुड। सर्जिकल फील्ड है। व्हाट ही सेड टू मी कि केशव, तू ये समझ कि मेरा बच्चा आज सर्जन है, और तू सर्जन कितने साल बाद बना? वो 4 साल बाद सर्जन बन गया, 5 साल बाद। सो दैट वे ही वाज वेरी हैप्पी कि ये फील्ड सर्जिकल है। बिल्कुल इवन इफ यू आर BDS, करेक्ट, even then you are surgical.
यस So, ये कई लोग बोलते थे कि आप BDS करके भी अपना आप क्लिनिक सर्जिकल हो, आप खोल सर्जिकल सकते हैं। सर्जन बन जाते हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये उनका कहना, और आज आपसे मिलके ये भी लगा कि सच में ये इंटरेस्टिंग फील्ड है, जहाँ बहुत इजी भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और शायद पैसे भी अच्छे कम कमा लेते हैं आप लोग। हम पेशेंट को ये बोलते हैं, जब पेशेंट आके बोलता है कि मैम दवाई लिख दो, तो हम बोलते हैं ठीक है दवाई लिख रहे हैं हम, लेकिन ये मत सोचना कि दवाई से ठीक हो ठीक हो जाएगी। जाएगा। मोस्टली मैं ये बोलना चाहूँगी, कई लोग बोलते हैं कि हमें ना दांत के दर्द की दवाई दे दो, तो दांत के दर्द की दवाई किसी और से भी लिखवा के ले आए, मुझसे भी लिखवा ली, दवाइयाँ वही हैं, दवाई घूम फिर के वही है। ठीक है, मैं उनको ये बोलती हूँ कि ये मत सोचना कि ये ट्रीटमेंट है, अगर ये ट्रीटमेंट होता तो इतने सारे क्लिनिक्स ना खुलते, हमारे पास कौन आता, फिर तो सब दवाइयों से ठीक हो जाते ना, फिर तो आपको डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। पर हार्ट के पेशेंट तो दवाइयों से ठीक होते हैं, सर्जरी तो कोई नहीं कराता। करेक्ट, बिल्कुल। लेकिन दवाइयाँ अगर भी ज़रूरी हैं, जहाँ सर्जरी ज़रूरी है वो भी ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर नाली में कचरा फंसा है तो अगर हम उस पर पानी डालते रहे, नहीं होगा। अगर आपके दांत में कचरा फंसा है, सेंसिटिविटी है, लोग बोलते हैं पेस्ट बता दो मैम, बता देते हैं हम, लेकिन मैं उनको ये बोलती हूँ भाई देखो हाथ मार के कचरा तो निकालना पड़ेगा, वो काम एक डेंटिस्ट करेगा, करेक्ट। स्केलर से मशीन से करेगा, कचरा निकलेगा तो आपको आराम आएगा, फिर जेल लगाते रहना जितने लगाने हैं। अभी से ही जेल लगाओगे, पेस्ट लगाओगे, तो फिर कचरा रहेगा तो क्या फ़ायदा है, नाली तो साफ करते हो तभी तो फ़ायदा होगा ना। तो यही बात है, ये आई थिंक जितनी जल्दी लोगों को समझ आएगा उतना ही फ़ायदा है उनका। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शिबू। थैंक यू आपने बहुत सारी जानकारी दी हम लोगों को, और ये जानकारी मुझे लगता है सबके काम की है, और आप अपने क्लिनिक पे अवेलेबल हैं। इनके क्लिनिक का एड्रेस और इनका मोबाइल नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको कभी भी किसी डेंटल प्रॉब्लम की हो तो आप जाके इनसे मिल सकते हैं, आप इनसे टेलीफोन पे भी राय ले सकते हैं। और इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो या ख़राब लगा हो, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट सुनना समझना अच्छा लगता है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगला कोई चीज़ आप चाहते हो कि हम आपके साथ डिस्कस करें तो कमेंट बॉक्स में जाएं और वहाँ लिखें, और हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि आपकी उस राय को भी कायम रखें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।